सेक्शन 123 में मेन लॉ दिया गया है डिविडेंड के बारे में। पहला डिविडेंड बेसिक होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड फिक्स रहता है पहले से, परसेंटेज। इक्विटी में कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट पर डिपेंड होता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को उतना इक्विटी होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, इक्विटी डिविडेंड फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो बोर्ड प्रपोज करती है और शेयर होल्डर एजीएम में डिक्लेयर करते हैं। ये साल भर का एक साथ में डिविडेंड दिया जाता है और बोर्ड जो रेट प्रपोज करती है शेयर होल्डर उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, भले ही कम कर दें बट इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर बोर्ड ने बोला 8% डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर उसे बढ़ा नहीं सकते, भले ही उसे कम कर दें लेकिन बढ़ा नहीं सकते। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, लास्ट और करेंट एजीएम के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं और बोर्ड को पावर है कि बोर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। नॉर्मली डिविडेंड के तीन सोर्स दिए गए कि कंपनी डिविडेंड या तो करेंट ईयर प्रॉफिट से दे सकती है या पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से, या अगर गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, उस मनी से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। करेंट ईयर या प्रॉफिट या पास्ट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड जो देंगे वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होना चाहिए एज पर शेड्यूल 2। और करेंट ईयर प्रॉफिट से अगर डिविडेंड देंगे तो पहले पास्ट ईयर के अगर लॉसेस हैं तो पहले वो लॉस को सेट ऑफ करो, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं। और तीसरा कि अगर प्रॉफिट में कोई नोशनल प्रॉफिट इंक्लूड है, नोशनल मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बुक का प्रॉफिट है, रियल में प्रॉफिट नहीं है, लाइक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का प्रॉफिट, उसको हटाना है, उसको प्रॉफिट से एक्सक्लूड करना है। और अगर कंपनी पास्ट ईयर यानी फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो रूल्स में कंडीशन दी गई है, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इन लास्ट 3 इयर्स। ये फर्स्ट कंडीशन इंडिपेंडेंट है, इसको निकाल के अलग रख लो। सेकंड कि मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और जो अमाउंट विड्रॉ करेगी उससे करेंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना है अगर है तो। और फोर्थ कंडीशन की आपको ये देखना है कि आपका रिजर्व जो है वो बचना चाहिए आफ्टर विड्रॉल एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, इतना रिजर्व बैलेंस रख के चलना है। फाइनली यहाँ पर जो रेट आएगा और जो फर्स्ट में रेट आया, दोनों में से जो लोअर होगा उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 5 दिन के अंदर उसको सेपरेट बैंक में, शेड्यूल बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें पैसा जमा करना है। और अगर 7 साल तक डिविडेंड यहाँ पर अनपेड रहा, अनक्लेम रहा, तो फिर वो डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ द उस साल के प्रॉफिट से, जिस साल का डिविडेंड है, या आउट ऑफ द प्रॉफिट सरप्लस पुराने साल के प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट में है, या आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर एंड तक बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर एंड हो चुका है उस क्वार्टर एंड तक जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कंपनी को
जिस क्वार्टर के एंड होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उस क्वार्टर एंड तक अगर करंट ईयर में लॉस हुआ है तो फिर इंटरिम डिविडेंड का रेट shall not exceed the average rate of dividend declared in the last 3 financial year। तो अगर कंपनी फरवरी में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, इसका लास्ट क्वार्टर एंड हुआ था दिसंबर, यानी अप्रैल से दिसंबर तक अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इस केस में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो रहेगा पिछले 3 साल का उससे अधिक इंटरिम डिविडेंड नहीं हो सकता है। ये था 123। 124 अनपेड डिविडेंड, वही जो डिविडेंड अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है, और अगर डिले करोगे 12% इंटरेस्ट के साथ करना है ट्रांसफर, और 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और वो स्टेटमेंट वेबसाइट में कंपनी को रखना होगा, अपनी वेबसाइट में और गवर्नमेंट जो वेबसाइट बताएगी उसमें। और कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को अप्लाई करके ये डिविडेंड क्लेम कर सकता है 7 साल के अंदर। 7 साल के बाद अगर क्लेम करना है तो इस अथॉरिटी जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की जो अथॉरिटी है उसको अप्लाई करके डिविडेंड क्लेम किया जा सकता है। और एक चीज यह भी याद रखना कि अगर 7 साल तक कंटिन्यूअस अगर डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ कंटिन्यूअस, तो इस केस में उस जो शेयर हैं वो भी इस फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। उसके बाद 125 इन्वेस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जिसको मैनेज करेगी एक अथॉरिटी, और इसमें सोर्स पैसा कहां से आएगा, तो पैसे के बहुत सारे सोर्स थे। गवर्नमेंट ग्रांट देगी या कोई कंपनी डोनेशन दे सकती है, और जितने भी पैसे हैं लाइक डिविडेंड अनक्लेम रहा, एप्लीकेशन मनी रिफंड जो अनक्लेम है 7 साल हो गए, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट, अगर ये सभी 7 साल हो गए हैं अनक्लेम है तो ये सभी पैसे यहाँ पर आ जाएंगे सोर्स। और फिर यूटिलाइजेशन दिया, इसका यूज किया जाएगा रिफंड करने के लिए या इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करने के लिए, इन सब पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। 126 बोलता है कि अगर शेयर ट्रांसफर हो चुके थे, ट्रांसफर डीड भी फाइल हो चुकी थी SS4 बट रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो कंपनी अभी डिविडेंड किसी को पे नहीं करेगी, अभी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेगी। लेकिन अगर ट्रांसफरर जो होता है वो अगर कंपनी को NOC दे देता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड फिर ट्रांसफरी को पे कर देगी। और 127 इज द पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू रीपे द डिविडेंड। अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं करती है तो कंपनी पर सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम लगेगा फॉर डिले पेमेंट का। एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 2 साल तक की जेल प्लस 1000 पर डे का फाइन लग सकता है। बट देर आर 5 एक्सेप्शन, यानी कि 5 सर्कमस्टेंसेस जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। फर्स्ट, इफ डिविडेंड कुड नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेकेंड है कि अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और कंपनी उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पा रही और कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया है शेयर होल्डर। तीसरा, डिस्प्यूट है डिविडेंड में ऑनरशिप में शेयर की। फोर्थ, अगर कंपनी ने लॉफुली अर्जेस्ट कर दिया डिविडेंड अमाउंट को फ्रॉम एनी डेट्स रिकवरेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर। एंड द लास्ट वन इज एनी अदर वैलिड रीजन नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। तो इस केस में कोई पनिशमेंट अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये हमारा डिविडेंड चैप्टर हो जाता है।